हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। सो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी का हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक है अपना ट्रेन एंड बॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर उसी के अंदर क्यों नहीं कंप्लीट करवाया। बता तो मैंने क्यों नहीं करवाया, बिकॉज ना आप लोगों की थोड़ी सी आदत बहुत बुरी है। क्या कि आप लोग ना शुरुआत की चीज़ें देखते हो फिर बाद में स्किप कर देते हो। पूरा लेक्चर कोई देखता ही नहीं। अगर लेक्चर मेरा 2-2.5 घंटे का सपोज चला जाए ना तो कोई नहीं देखेगा। हर कोई 50 मिनट तक देखेगा, फिर आगे की चीज़ देखेगा ना। इससे होगा क्या कि आप लोग का ना अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लोगे और फिर आप बोलोगे सर आपने तो वो चीज़ करवाई नहीं थी। तो कोई बात नहीं, अलग से टॉपिक कर लेंगे बिकॉज टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ो। ओके, और पढ़ने का तरीका तो बच्चों हमें पता ही है कि पहले हम थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर हम अपने जो चैप्टर्स है उसको टाइप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं जो कि एग्जामिनर आपका सीधा सीधा पूछता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अपने ट्रेन एंड बॉट एंड स्ट्रीम पर अपने जंप कर देंगे जब आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अपना देख लोगे। ठीक है, और जिन्होंने देख लिया वो आ जाओ। तो थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर लेते हैं ट्रेन के ऊपर, है ना। पहले अपने ट्रेन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट वगैरह समझते हैं, ट्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, देन फिर अपनी बॉट एंड स्ट्रीम पर हम जाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर ट्रेन से ही क्यों क्वेश्चन पूछे, उसने एरोप्लेन से क्यों नहीं पूछे। देखो यार, बड़े ना सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ना हम इंडिया के अंदर ज़्यादातर मिडिल क्लास से पर्सन है, हाँ, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। और हम ना किसी दिन जब एरोप्लेन से हम में से कोई ट्रैवल कर लेता है ना, हम उसको ना बड़ा अमीर मान लेते हैं कि यार इसने तो एरोप्लेन से ट्रैवल करा है ना। बट जनरली हर कोई ट्रेन से ट्रैवल करता रहता है। तो एग्जामिनर ने सोचा क्या कि ना, उसने सोचा कि यार ऐसा एक टॉपिक बना दो जो हर किसी से रिलेट करता हो, है ना। बिकॉज एरोप्लेन से तो हर कोई जाता नहीं है, ट्रेन से हर कोई जाते रहते हैं, तो ट्रेन से ही क्वेश्चन बना दो, कोई रिलेट कर पाएंगे यार, बेचारे बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। और आप लोग एग्जामिनर को वैसे ही सोचते रहते हो कि यार कितना निर्दयी, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बनाता है कि जीटी क्या ही बना दे देगा। आप लोग परेशान होते रहते हो। सो आप लोग जब बचपन में ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप लोगों की ना बड़ी आदत होती है कि जब ट्रेन में बैठे हो ना, खिड़की से मतलब विंडो से बाहर देखते हो तो खंबे गिनते रहते हो आप लोग, है ना। खंबे गिनते रहते हो, है ना। और जब एक ट्रेन के पास से एक दूसरी ट्रेन जब निकलती है तो उस ट्रेन को देखते हो कि भाई कितनी लंबी है ना। उसके मतलब जब शुरुआत से जाती है तो एक बार देखते हो कि वो कब कितनी देर में निकल गई है। मतलब ये सारी हमारी बचपन की आदतें होती हैं, ये सब हम करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से भी काफ़ी ने करी हो गया ना। खंबे वगैरह तो हर कोई गिनता हुआ जाता है कि ये गया ये गया ये गया। ओके, सो आप देखो ट्रेन के अंदर जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर ना कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, वो हम सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझते हैं कि भाई हमारे जो ट्रेन के अंदर, देखो ट्रेन के अंदर ना जो हमारे ह्यूमन होते हैं ना, कोई आदमी हो गया, कोई पॉल हो गया, ये पॉल है, या कोई ट्री हो गया, इनकी जो लेंथ होती है गाइज, इनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। नेग्लिजिबल, इनकी लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब इनकी लेंथ को हम कंसीडर ही नहीं करते। ओके, कि भाई जाओ तुम्हारी कुछ लेंथ ही नहीं है। हालांकि देखो अगर मैं एज आपने सामने आपको खड़ा करूंगा तो आप लोग कहोगे सर आपकी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लेंथ चौड़ाई वगैरह होगी, है ना। ट्री की भी कुछ ना कुछ चौड़ाई तो होती ही है, पोल की भी होगी। बट ट्रेन के कंसेप्ट के अंदर जब बच्चे हम ट्रेन पढ़ रहे हैं तो इनकी लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब हम समझते हैं कि भाई इनकी कोई लेंथ है ही नहीं। ओके, बाकी जो हमारी अब जब इनकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करते तो लेंथ किसकी कंसीडर करेंगे, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई किसकी लेंथ हमारी कंसीडर करी जाती है। सो जब कोई ट्रेन जाती है ना, आप लोगों को पता है ट्रेन किस तरीके से होती है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन है, ये धुआं निकल रहा है। ओके, यहाँ पर आप पीछे आप सभी लोग बैठे हुए हो। ओके, ये पीछे डब्बे हैं तो ये आप लोग सभी बैठे हुए हो। ओके, तो ये पीछे सारे आपके डब्बे हैं। तो किन किन लेंथों को हमारा कंसीडर किया जाता है वो हम देख लेते हैं। हमने किन किन लेंथों को कंसीडर नहीं किया जा सकता वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी ह्यूमन हुआ, है ना, कोई भी पेड़ हुआ, कोई भी पोल हुआ। अब ये मत कह लेना सर कोई कुत्ता हुआ तो उसको करेंगे क्या, अरे सारी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। डॉग हो गया, कोई बफेलो होगी, ये सारी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है ना, लेंथ को कंसिडर नहीं करते हमसे की। अब किसकी लेंथ को कंसिडर करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं गाइस। ट्रेन की लेंथ को कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर मैं बात करता हूं प्लेटफॉर्म की, है ना, प्लेटफॉर्म से ट्रेन होकर निकलती जाती है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को कंसीडर किया जाएगा। ओके, अदर ट्रेन की लेंथ को कंसीडर किया जाएगा।
अदर ट्रेन की लेंथ को कंसिडर किया जाएगा। मतलब इससे आप लोगों को एक साफ साफ पता चल गया कि भाई जिसकी ट्रेन के आसपास जैसी लंबी लेंथ हो तो उसको हम उस लेंथ को हम कंसिडर करेंगे। बात समझ आई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि किस किस की लेंथ को कंसिडर किया जाता है ट्रेन के अंदर, किस किस की लेंथ को कंसिडर नहीं किया जाता। अब बातें आती है कि भाई यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बड़ी यूज होती है ना। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होता है हमारा। तो रिलेटिव स्पीड आप लोगों को पता ही है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है गाइज। रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप लोगों को पता है अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है दोस्तों, अगर सेम डायरेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। ओके, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर पढ़ के आ रखे हैं, वही कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का इसमें भी लगेगा। बट बोट एंड स्ट्रीम के अंदर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बोट एंड स्ट्रीम के अंदर हम समझेंगे कि रिलेटिव स्पीड का वहां पे क्या कंसेप्ट बनता है। क्लियर है? इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस किस को लेंथ हमें कंसिडर करनी है, किसकी लेंथ हमें कंसिडर नहीं करनी है, और रिलेटिव स्पीड इसके अंदर क्या वगैरह लगती है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, बाकी चीज हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले बेसिक है आप लोगों का, बेसिक ही पहले हम समझ करते हैं क्वेश्चन। ओके, पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर बाद में अपने बेसिक वगैरह क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके आगे हम टाइप यूज करते हैं अपने। अब मुझसे बोला गया ट्रेन इज 300 मीटर लॉन्ग एंड इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर अ ट्री। ओके, यानी ट्रेन चल रही है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी स्पीड हमें दे रखी है, और एक पेड़ को कितनी देर में कवर कर जाएगी। मीन्स ये आपकी ट्रेन आ रही है गाइज। ओके, ये ट्रेन है यहां पर, उम्मीद करता हूं मेरी ड्राइंग आप लोगों को समझ आ रही होगी, और यहां पर ये पेड़ खड़ा है। ओके, सो मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई कि यार ट्री हो गया हमारा, हमारे पास यहाँ पे मैन हो गया या फिर कोई पोल हो गया, इसकी लेंथ हम नेग्लिजिबल मानते हैं। मींस ट्रेन जब यहां से स्टार्ट करेगी ना गाइज, इसका जो इंजन है यहां पर आएगा। ओके, यहां से आने से लेके जब इसका लास्ट डब्बा इसको निकल जाएगा, ट्रेन को ट्री को पार कर जाएगा, तो उस केस के अंदर ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ ही कवर करी है। ओके, तो जब भी ट्रेन किसी ट्री को पार करती है, किसी पोल को पार करती है ना, क्रॉस करती है किसी पेड़ को, ट्री पोल को या फिर ह्यूमन को, तो इस केस के अंदर ट्रेन सिर्फ अपनी ही लेंथ कवर करती है। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब भी ट्रेन किसी पोल, किसी ट्री या किसी ह्यूमन को क्रॉस करती है तो इस केस के अंदर ट्रेन अपनी ही लेंथ कवर करती है। बट अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है तो उस केस के अंदर वो अपनी लेंथ तो कवर करेगी प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करती है या फिर उस ट्रेन की लेंथ भी कवर करती है, तो उस केस के अंदर हमारी लेंथ ऐड हो जाती है। बात समझ रहे हो? तो इस केस के अंदर भाई इसने सिर्फ और सिर्फ अपने इस पेड़ को कवर किया है, इस पेड़ को क्रॉस किया है, तो इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसने अपनी ही लेंथ ट्रेवल करी है, अपना ही जो उसकी लेंथ है वही उसने ट्रेवल करा है। मतलब इतना 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, मुझे यहाँ पर बताना उसको टाइम कितना लगेगा। तो आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, कि भाई जो मेरा टाइम निकालता हूं मैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है उसने? 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। स्पीड कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 अपॉन में रख दूंगा। एक छोटी चीज हमने सीखी थी भाई, अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। बात क्लियर है? ओके, तो यही करेंगे भाई। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मैं क्यों कर रहा हूं मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज? बिकॉज जो मेरी लेंथ है ये भी मेरी मीटर के अंदर ही है। अगर ये लेंथ मेरी किलोमीटर में होती तो मैं अपनी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर के अंदर ही रखता। ओके, तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, 18 टू द 36, 5 टू द 10, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 300 अपॉन में 5 टू द 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ गया 30 सेकेंड, यानी 30 सेकंड के अंदर जो मेरा ट्री है, वो जो ट्रेन है वो ट्री को क्रॉस कर जाएगी। ओके, बात समझ आई आप लोगों को? 30 सेकंड के अंदर ट्रेन यहां से स्टार्ट करेगी और यहां से पूरी निकल जाएगी आप लोगों की। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी जरूरी थी। अब मुझसे बोला इन हाउ मच टाइम विल अ 380 मीटर लॉन्ग ट्रेन
ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉस आ 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज। यानी कि भाई 380 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम के अंदर पार कर जाएगी, ये मुझे यहां पर बताना है। यानी कि बच्चों ये आपकी ट्रेन है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करेंगे हम, सीधा हमने बना लिया। और यहां पर ये आपका लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, ये रहा गाइज मेरा एक प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ मुझे यहां पर दे रखी है 380 मीटर। प्लेटफॉर्म की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, सॉरी यार, 120 मीटर लंबा ब्रिज है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ब्रिज है 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज है आप लोगों का, ठीक है जी। सो 380 मीटर लंबी ट्रेन इस ब्रिज को कितने टाइम के अंदर क्रॉस कर जाएगी? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई भले ट्री और उनकी लेंथ हमारी नेग्लिजिबल होती है, बट जब भी ट्रेन किसी लेंथ को क्रॉस करती है ना, यहाँ पे तो ब्रिज की हमें ऑलरेडी लेंथ भी दे रखी है, तो उसके अंदर वो अपनी लेंथ तो कवर करेगी, प्लस में उस ब्रिज की लेंथ भी कवर करेगी। मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा होगा गाइज? 380 प्लस में 120, इतना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है। ओके, मुझे यहां पर क्या बताना है? टाइम। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है मेरा, अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है उसकी? 45 किलोमीटर पर आवर, 45 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब देखो सामने से अगर ट्रेन आ रही होती ना, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रिज की जगह ट्रेन होती 120 मीटर की ना, तो जाहिर सी बात है ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड हो रही होती। ओके, सो जैसे कि ये ट्रेन यहां से आ रही है, सामने से कोई ट्रेन आ रही है 120 मीटर की, तो उस केस में होता क्या, दोनों की स्पीड, दोनों का डिस्टेंस हमारा ऐड हो जाता, प्लस में इसकी ट्रेन भी फॉर एग्जांपल इस ट्रेन की स्पीड मेरी फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर है या फिर 25 किलोमीटर पर आवर है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो यहाँ पे स्पीड भी उनकी ऐड हो जाती। ओके ना, बट अभी इस केस के अंदर वो ट्रेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इस वजह से हमारी जो ब्रिज की कोई ना कोई भी स्पीड नहीं होती, वो तो ब्रिज तो खड़ा ही है ना, तो इस वजह से स्पीड उसकी ट्रेन की ही रहेगी यहाँ पर। बट इसकी जगह अगर कोई ट्रेन आ रही होती, मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा होता, तो उसकी स्पीड हम ऐड करते, या फिर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो स्पीड हम माइनस करते। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये आपका 500 अपॉन में 45 इंटू 5 अपॉन 18 होता है, 18 ऊपर भेज दीजिए। 5 10 जा, सॉरी 5 1 जा, 5 9 जा, 5 2 जा, 9 2 जा, सो दिस इज 40 सेकेंड। यानी कि वो ट्रेन 40 सेकेंड में 120 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस कर देगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्वेश्चन में कुछ है नहीं इतना मुश्किल, समझ आया होगा आप लोगों को। अब यहां पे बोला गया ट्रेन क्रॉस अ 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 30 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप टाइप लिख लीजिए। बेसिक अपना कंप्लीट हो गया, अभी आपका टाइप 1 हो गया। अब देखो मुझसे बोल रखा है कि एक पर्सन है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है। एक बात मुझे बताओ, सॉरी पर्सन नहीं है, ट्रेन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सन। एक ट्रेन है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। तो एक बात मुझे बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को कवर करती है तो वो अपना डिस्टेंस के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म या उस ब्रिज का डिस्टेंस भी कवर करेगी। मींस इस 40 सेकंड के अंदर दोस्तों उस ट्रेन ने ये डिस्टेंस के साथ साथ अपना डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया होगा ना। तो इस ट्रेन का डिस्टेंस मैंने यानी कि ले लिया कि भाई ये ट्रेन मेरी x मीटर की थी, यानी कि x प्लस 110 मीटर गाइज उसने 40 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया है, 40 सेकंड के अंदर। क्लियर है? एक x प्लस 110 मीटर उसने 40 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया है। अब मुझसे बोल रखा है एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, और एक पर्सन था। अब देखो पर्सन कहीं भी खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, बस हमसे ये बोल रखा है इस पर्सन को उसने 30 सेकंड में ट्रेवल कर दिया, 30 सेकंड में क्रॉस कर दिया। पर्सन को 30 सेकंड में क्रॉस करा, यानी कि पर्सन के केस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मींस 30 सेकंड के अंदर ना दोस्तों उसने सिर्फ और सिर्फ x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। 30 सेकंड के अंदर उसने x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो एक चीज यहां पे देखिए आप लोग कि यहां से यहां तक का गैप कितना, 110 मीटर का, और यहां से यहां तक का गैप है आपका 10 सेकंड का। मींस 110 मीटर को उसको यहां पर उसने 110 मीटर फालतू चला,
है ना, 110 मीटर उसने फालतू चला, 110 मीटर एक्स्ट्रा उसने कवर किया है, ओके ना, और उसको यहां से कितना सेकंड फालतू लगा, 10 सेकंड फालतू लगे, यानी कि 110 मीटर, उस ट्रेन को 110 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड लगे, ओके ना। तो यहां से ट्रेन की ना मैं स्पीड बता सकता हूं, ओके। अगर ट्रेन मेरी 10 सेकंड के अंदर गाइस 10 सेकंड के अंदर 110 मीटर कवर कर रही है, तो एक बताओ मुझे 1 सेकंड में कितना करेगी, 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, तो 1 सेकंड के अंदर करेगी 11 मीटर। तो यहां से ट्रेन की स्पीड नहीं बता पाऊंगा मैं, पता चल गई भाई मुझे, मीटर पर सेकंड होता है ना, यानी कि 1 सेकंड में उसने कितना मीटर ट्रेवल करा, तो यहां से पता चल गया मुझे 1 सेकंड के अंदर उसने 11 मीटर ट्रेवल करा, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 11 मीटर पर सेकंड। क्लियर है गाइज। अब देखो मुझे ट्रेन की स्पीड पता चल गई है, कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड। तो क्या ट्रेन का डिस्टेंस नहीं बता सकता मैं, बड़े आराम से बता सकता हूं मैं। क्लियर है। आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस होता है गाइज मेरा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दिस इज माय डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम की अगर मैं बात करता हूं 30 सेकंड, उसने अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 30 सेकंड लिए हैं, ओके ना, अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने 30 सेकंड लिए हैं, तो यहां पे मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 22, 330 मीटर, 330 मीटर यहां पे ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। बड़ा गंदी राइटिंग है मेरी, ये मुझे पता है, बिकॉज पहले मैं पेन टैप पे काम कर रहा था, बट अब बोर्ड पे आ गया हूं, तो एकदम से होता है ना, फिश आउट ऑफ द वाटर, आप लोगों ने इडियम पढ़ा होगा कि एकदम अजीब सी परिस्थिति में आ जाओ ना, जो आप लोगों के अनुकूल ना हो, ओके। तो ये हो गया है। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुझसे बोल रहा है एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ पर्सन कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 28 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन। ओके, देखो भाई, पर्सन की भली कुछ लेंथ नहीं है, बट पर्सन जब सामने से आ रहा है तो उसकी स्पीड तो होगी ना कुछ, ओके। देखो डायग्राम के थ्रू समझो कि ये हमारी एक ट्रेन है, दिस इज माई ट्रेन, कुछ ना कुछ स्पीड है इसकी। हमसे बोला एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन, जिसकी स्पीड है मेरी 35 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन आ रहा है, इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यहां से आ रहा है एक पर्सन, ये आ रहा वो पर्सन, ये आ रहा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है इस पर्सन की कुछ भी लेंथ नहीं है, बट इस पर्सन की स्पीड मुझे दे रखी है, सॉरी, इस पर्सन की मुझे स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, मतलब मैंने खुद से लेट कर ली, यही मुझे पर्सन की स्पीड निकालनी है। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, खुद सोच के देखो, मैं एक सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों को। फॉर्मूला है मेरा कि जो मुझे यहां पे बताना स्पीड है ना, स्पीड मुझे यहां पर बतानी है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात मुझे बताओ कि यहां पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, कितना डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल किया गया है, तो आप बोलोगे सर 280 मीटर है ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लेंथ, ओके। बट पर्सन की तो कुछ भी लेंथ नहीं होती, बिकॉज इसको तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी डिस्टेंस तो मेरा 280 मीटर का ट्रेवल हुआ है। बट अगर मैं टाइम की बात करता हूं, ओके, टाइम कितना लगा है हमारा यहां पर, आप बोलोगे सर 28 सेकंड लगे हैं, ओके ना, बिकॉज 28 सेकंड के अंदर इस ट्रेन ने इस पर्सन को कवर कर दिया, निकल गई ये ट्रेन ने ना, इस पर्सन को आगे निकल गई है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, तो 28 सेकंड लगे हैं यहां पर। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, तो एक चीज मुझे बताओ यार, स्पीड यहां पर ट्रेन की भी है और यहां पर उस पर्सन की भी है, दोनों की स्पीड है यहां पर। मींस मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो रिलेटिव स्पीड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड मेरी ऐड हो जाती है, मींस 35 प्लस x हो जाएगा, ओके। अब यहां पर ना देखो यार, 35 और x, ये 35 भी मेरी किलोमीटर पर आवर में थी, x भी मेरा किलोमीटर पर आवर के अंदर है, बट यहां पर जो मेरा डिस्टेंस भी मीटर में है, ये भी मेरा सेकंड के अंदर है, ओके ना। तो इसको भी मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये भी मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर आ गई है, बस कर दो अब सोल्व। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 280 मेरा मीटर, 280 का डिस्टेंस है 280 मीटर का, इसको मैं 35 प्लस x की स्पीड से कर रहा हूं, बट ये मेरा मीटर के अंदर है, ये मेरा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा,
जिससे कि मेरे को 28 सेकंड लगते हैं। तो आप लोग इस तरीके से लिखना चाहो इस तरीके से भी लिख सकते हो, वैसे बात एक ही है। ओके, तो अब सोल्व कर लो जी। यहाँ पर 10 हो जाएगा, और कुछ हो रहा है क्या? 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, सॉरी 175 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180। ओके, 175 वहां पे चला जाएगा, सो 5x इज इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, क्योंकि x हमने कितना लेट कर रखा था, किलोमीटर पर आवर के अंदर लेट कर रखा था। ओके ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि हाँ वो दोनों पर्सन सामने से आ रहे हैं, दोनों के मतलब एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, पर्सन यहाँ से आ रहा है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। बट जो कि पर्सन का कुछ डिस्टेंस होता नहीं है, तो ट्रेन का ही सिर्फ डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ ही यहाँ पर ट्रेवल की जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 120 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर on a parallel track with a speed of 80 km per hour and 55 km per hour. If the distance between them is 90 meter, then how much time will they take to cross the other? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पता आप लोगों को। एक ट्रेन ये रही 120 मीटर की, देखो 120 मीटर और 90 मीटर की ना एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यानी कि ये 120 मीटर है, ये मेरा 90 मीटर की एक ट्रेन है। ये भी यहां से आ रही है दोस्तों, ये भी आपकी यहां से आ रही है। बात क्लियर है आप सभी को? इन दोनों के बीच में मुझे कितने का डिस्टेंस दे रखा है? 90 मीटर का मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो ये मेरा 90 मीटर है। ओके ना, 90 मीटर का इन दोनों के मुझे डिस्टेंस दे रखा है। तो मुझे यहां पर बताना है कि कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। मुझे टाइम यहां पर फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है मेरा टाइम। टाइम ही मुझे यहां पर बताना है, टी ही मुझे यहां पर फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, तो आप लोग मुझे खुद बताओगे सर 120, 90 और 90, यानी 120 प्लस 90 प्लस 90, ये मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड मुझे बताओ। ये डिस्टेंस का कोई स्पीड थोड़ी ना, ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है, इसकी स्पीड कहां से हो जाएगी? एक सेकेंड यार, लाइट एक बार देख लो। अब थोड़ा यहाँ पे साफ हो रहा हूँ ना मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्पीड बतानी है ना, सॉरी हाँ अपॉन में स्पीड आएगी। तो आप लोगों को पता है ये जो बीच का डिस्टेंस है इसकी कोई ना कोई कुछ भी स्पीड तो होगी नहीं, बिकॉज ये तो सिर्फ डिस्टेंस, ये चल थोड़ी रहा है यहाँ वहाँ, चल तो ट्रेन रही है, यानी कि ट्रेन की स्पीड है और इस ट्रेन की स्पीड है। इस ट्रेन की स्पीड आपको कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन की स्पीड आपकी 55 किलोमीटर पर आवर, तो 80 प्लस 55 यहाँ पर आ जाएगा, और आप यहाँ पर टाइम बताओगे। क्लियर है? ये भी गाइज आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर। ये आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है इसका। क्लियर है? बहुत से बच्चे तो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि सर यहाँ पर बस प्लस करके और कर दो डिवाइड, मतलब 80 और 55 को प्लस करके डिवाइड कर दो, बस मीटर पर सेकंड में ही चेंज नहीं करते। आप लोगों को क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि भाई आपका डिस्टेंस किसके अंदर है, आपका टाइम किस में दे रखा है, आपकी स्पीड किसके अंदर दे रखी है, ये चीज़ आपको देखनी है साथ के साथ। जैसे कि डिस्टेंस मेरा यहाँ पे मीटर के अंदर है, तो जाहिर सी बात है भाई मेरे को स्पीड भी मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। क्लियर है ना? अगर टाइम मेरा घंटे के अंदर होता तो मैं अपना स्पीड भी किलोमीटर पर आवर के अंदर ही रखता। ओके, अब देखो एक कंसेप्ट हमारा बनता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि ये कंसेप्ट हमारा यूज कब होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कि भाई यहाँ पे ना देखो स्पीड भी हमारी कम ज़्यादा दिखाई जाएगी जब हम एक्चुअल स्पीड नहीं गिवन होगी। हमसे सिर्फ ये बोलेगा अगर वो स्पीड इतने से बढ़ा देता है तो उसको टाइम इतना कम लगता है। ओके, अगर वो स्पीड इतने से कम, अगर वो स्पीड इतने से कम करता है तो उसको टाइम इतना लगता है। इस तरीके से हमें चीज़ें देते हैं, मतलब एक्चुअल स्पीड हमें गिवन ही नहीं देगा। हमसे सिर्फ ये बोलेगा अगर वो स्पीड बढ़ा दे तो उसको इतना टाइम कम लगेगा, अगर उसको स्पीड कम कर दे तो उसको इतना टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है? एक्चुअल स्पीड नहीं देगा, एक्चुअल स्पीड आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर एक्चुअल स्पीड देगा तो हम तो फिर तो बेसिक कंसेप्ट से ही कर देंगे जो हमने पिछली क्लास के अंदर करा है कि भाई एक्चुअल स्पीड उसकी इतनी थी,
फिर उससे इतने कम कर दिया, बढ़ा दिया तो टाइम उसको इतना कम ज़्यादा लगता है। वो हमने बेसिक मतलब पिछली क्लास के अंदर देखा था। बट यहाँ पे एक्चुअल स्पीड देता ही नहीं आप लोग को, हमसे सिर्फ ये बोलेगा भाई स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड इतना कम कर दिया तो टाइम इतना ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से हमें चाहिए देता है। तो जब इस तरीके से चाहिए देता है तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो ये रहा। मैं आप लोगों को याद भी करवा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो सिंपल सा एक वर्ड याद रखो, टी एक्स, है ना। टी रेक्स डायनासोर होता है ना। तो टी रेक्स की जगह टी एक्स कर दो, है ना, टी एक्स। सो टी एक्स, ओके ना। फिर टी एक्स आपका हो गया एक्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज अपॉन में इंक्रीज डिक्रीज। कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं बट बच्चों से हो नहीं पाते बिकॉज ये फॉर्मूला उनको याद ही नहीं रहता। बट मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, बहुत आसानी से याद हो भी गया होगा अब आप लोगों को। टी एक्स, है ना, बस टी एक्स आप लोगों को याद करना था, टी एक्स। सो दिस इज टी एक्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज अपॉन में एक्स प्लस वो सॉरी अपॉन में इंक्रीज डिक्रीज। अब ये देखो टी का मतलब क्या है बच्चे, जो टाइम के अंदर कमी बढ़ती हुई है, यानी कि टाइम इतना कम लगा, टाइम उतना ज्यादा लगा, ठीक है, इस तरीके से। एक्स क्या है आपकी एक्चुअल स्पीड, है हमारी एक्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज यही जो स्पीड के अंदर इंक्रीज डिक्रीज हुआ है गाइस, स्पीड के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो है हमारा इंक्रीज डिक्रीज, और ये अपॉन में इंक्रीज डिक्रीज भी वही है। ओके, सो इतना स्पीड बढ़ाने से टाइम इतना कम लग गया, वो यहां पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में t2 इंटू एक्स, आपका ओरिजिनल वाला ही रहेगा। फिर उसके अंदर जो आपका एक्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज अपॉन में इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया ना। अब आप देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पाओगे। देखो जो चीज इसका भी मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मतलब इस फॉर्मूले बिना इस फॉर्मूले के करवाऊंगा ना, तो बड़ा ही ना लंबा चला जाएगा, और वो इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि वो सर उस लेंथी चीज़ को हम करें कि भाई पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ, वो किसी काम की है भी नहीं। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को दिक्कत करता है जनरली कि बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं समझ आता कि सर ये फॉर्मूला क्या था। ओके, वैसे तो यही पता नहीं रहता कि सर कहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी आपको इंक्रीज डिक्रीज दे, कि देखो यहाँ पर बोल रखा है कि अगर वो स्लो कर दे, अपनी स्पीड को इतने स्लो कर दे तो 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं, अगर वो अपनी स्पीड को इतने से बढ़ा दे तो 8 मिनट कम, इतने मिनट कम लगते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है ना कि इंक्रीज डिक्रीज हमें दे रखा है। ओके ना, तो जब भी इंक्रीज डिक्रीज दे आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे भाई, टी एक्स, है ना, टी एक्स। ओके, सो लगाते हैं ना। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, यही रखता हूँ। फॉर्मूला क्या था कि T1 टी एक्स, है ना, टी एक्स इंटू एक्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज अपॉन में इंक्रीज डिक्रीज। ओके, दिस इज T2, आप में से कईयों के नाम भी होंगे ना, T2 एक्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं अब। हमसे बोल रखा है गाइज, एक मोटरसाइकिल वाला है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इफ ही स्लो एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड कम कर दे तो उसको 8 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है भाई, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर दे तो उसको 8 मिनट ज्यादा लगते हैं। एक्चुअल स्पीड मुझे पता नहीं है, तो ये एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल स्पीड मुझे पता ही नहीं है, तो वो मैं एक्स से एक्स कैंसिल कर दूंगा। कितने मिनट कम लग, 8 मिनट ज्यादा लगते हैं। यहाँ पर 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स प्लस सॉरी माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पे स्पीड कैसी है मेरी, माइनस में गई है ना, कम हो गई स्पीड, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 6 अपॉन सीधा सीधा 6 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जाता है तो उसको इतना मिनट कम लगता है। ओके, तो 4:1/2 लिख दूंगा, 4 2 8, ये 4:1/2 लिखा है गाइस, तो 4 2 8 यानी कि 9/2, ये मेरा 9/2 हो गया। ठीक है, x ज्यादा होता है तो x प्लस 4 इंटू में 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से मैंने चीजें समझाई हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को दिक्कतें रहती है, बट उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है। मेन दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले की ही रहती है, वो हमने यहाँ पे सीख लिया तो बस चीजें पुट करनी थी, वो हमारा क्लियर हो गया, अब कुछ रही नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखो 2 3 जा 6 हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, तो 9 3 27, 8 4 36, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 8 चौक 32 होता है। पता है मैंने टेबल्स हिंदी में याद कर रखे हैं, बट कभी कभार ना होता है कि पहले मेरे को इंग्लिश में याद थे, बट मैंने बाद में जस्ट बिकॉज हिंदी में करने पे ना थोड़ी फ्लुएंसी आती है ना, एकदम निकलती है हमारी चीज़ें, तो मैंने हिंदी में करे। बट अब मैं कभी कभी इंग्लिश में बोलता हूँ ना, मैं कुछ से कुछ बोलता हूँ, वैसे 8 चौक 32 एकदम मेरे मुंह से निकला। 6 18 6 दूनी 12 है ना, 18 और 6 2 12, 192, 27x यहाँ पर ये माइनस है, 27x एंड 4 2 8, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, क्या कर 108। 27x आप इधर ले आइए तो आपका 5x हो जाएगा, 192 आप वहाँ पे ले जाइए तो 192 आप सीधा सीधा ऐड कर दोगे, 8 ऐड करोगे 210 और 300, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 5 6 30, 60 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, बिकॉज मेरी भी एनर्जी इस वक्त थोड़ी सी लो है, बट आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, और मैं आराम से समझा रहा हूँ, आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो ये अपना लास्ट टाइप था। अब हम आते हैं अपनी बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। बोट एंड स्ट्रीम, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है, बोर नहीं होना है भाई, बिकॉज एक ही क्लास के अंदर अपना ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम दोनों कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं ना कि मुश्किल नहीं होता, आसान ही है ये, बट जनरली लोग इसको मुश्किल कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। जैसे कि ट्रेन का आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ है, ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा मुश्किल था ही नहीं, जस्ट हमने बस इसके अंदर फॉर्मूला ये वाला देखा था, बाकी हमने कुछ ऐसा नया लगाया नहीं, सिंपल स्पीड इनटू स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला ही फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। ओके, बस क्या है कि हमने थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा गया है, वो हमने यहाँ पर देखा है। अब देखो बोट एंड स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर ये हमारी नदी है और ये बोट जा रही है, ठीक है, ये बोट गई। ओके, अगर देखो नदी का बहाव इस तरफ है, ठीक है, अगर मेरा नदी का बहाव इस तरफ है, तो एक बात मुझे बताओ, बोट मेरी स्पीड में जाएगी या फिर धीरे जाएगी? अगर आपको नदी सीधी बहा के लेके जा रही है तो बोट की स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी? तो आप कहोगे सर बोट की स्पीड तो खुद की बोट की स्पीड तो रहेगी, बट नदी का खुद का इस तरफ बहाव है, रिवर का खुद का इस तरफ का बहाव है, बोट की डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, रिवर भी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट की स्पीड के अंदर ना रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर ना हमारा जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बनता है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारी बोट थी, बोट की स्पीड मैंने बी रख ली, ओके, और रिवर की स्पीड मैंने आर रख ली है यहाँ पर, ओके। तो जब अगर मैं यहाँ पर ना, जब मेरी बोट और रिवर की स्पीड की डायरेक्शन सेम हो, तो उसको एक वर्ड नाम दिया है हमारा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मीन्स जब बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड एक जैसी हो ना, खैर देखो रिवर जो है, नदी जो है, ऊपर की तरफ तो भागती नहीं है, हमेशा वो ऊपर से नीचे की तरफ ही तो आती है ना, माउंटेन से पिघल के नीचे की तरफ आती है। पानी के ऊपर कैसे भागेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है गाइस, वो नीचे की तरफ ही तो जाएगी। तो इस वजह से जब जो स्ट्रीम की स्पीड हमारी जब बोट के साथ होती है ना, तो उसको हमने यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दे दिया, बिकॉज जो स्ट्रीम की स्पीड होती है ना डाउन में जा रही है, ओके ना, तो डाउन स्ट्रीम यानी बोट के साथ है तो डाउन स्ट्रीम, ओके। सो जब भी नदी की स्पीड बोट की स्पीड की डायरेक्शन में हो, तो उसको हमने एक वर्ड दे दिया है गाइस, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसके अंदर होता क्या है डाउन स्ट्रीम के अंदर, कि हमारी बोट की स्पीड और गाइस रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड हमारी ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर अपनी अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम का मतलब होता है गाइस, अपस्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि ये मेरी फॉर एग्जांपल बोट है, एक ऐसी बोट बना रहा हूं और बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में है, बट अगर मैं इसी की बात करूं, रिवर की स्पीड आपकी इस डायरेक्शन में है अगेंस्ट द बोट,
ओके, अगेंस्ट द बोट, मतलब बोट इस तरफ जा रही है, रिवर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इस केस को अंदर हमारा कौन सी कंडीशन बन जाती है, अपस्ट्रीम, अप स्ट्रीम। क्लियर है? तो अपस्ट्रीम के अंदर जो होती है हमारी बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये चीज मैंने थोड़ी डीप इस तरीके इसलिए समझाई बिकॉज आप लोग इसको उससे रिलेट ना करो कि सर उसके अंदर तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते थे, इसमें हमारी माइनस क्यों हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, बोट की यहाँ पर जा रही है, रिवर की वहाँ पे जा रही है, बोट की यहाँ पर आ रही है, रिवर की वहाँ जा रही है, तो यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हुआ होगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं। ओके, बिकॉज वो फोर्स लगा रही है वहाँ पर, तो स्पीड कम करेगी उसकी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, अपस्ट्रीम बोटस्ट्रीम। अच्छा, एक चीज, छोटी सी चीज है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना आए। ये दिख रहा है ना आप लोगों को कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जैसे डाउन स्ट्रीम को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम कर दूं, ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम कितनी थी गाइस, बी प्लस आर, और अपस्ट्रीम कितनी थी, बी माइनस आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी प्लस यू इज इक्वल्स टू 2b, तो 2 अपॉन में ले आऊंगा, यानी b इज इक्वल्स टू डी प्लस यू अपॉन 2। मीन्स अगर मुझे किसी क्वेश्चन के अंदर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखे ना, तो मैं बोट की स्पीड अपनी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा। इसी तरीके से अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड डायरेक्ट निकालनी होगी ना, या फिर रिवर की स्पीड डायरेक्ट निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। क्लियर है? ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ऊपर। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ ऐसा मैंने मुश्किल नहीं बताया है। ओके, कि अगर आपको बोट की स्ट्रीम निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। मैंने आपको लोगों को बता दिया ही कि बना कैसे फॉर्मूला, डायरेक्ट रटाया नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बता जाए कि ये बना कैसे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं एक बार यहां पे ढंग से देख लो, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम इट still water is 7 km per hour and 3 km per hour respectively, then find the relative speed with the stream and again the stream. Okay, कितना इजी क्वेश्चन दे दिया ना हमें। हमसे बोल रखा है अगर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मेरी 7 और 3 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड मेरी 7 है और स्ट्रीम की स्पीड यानी रिवर की स्पीड मेरी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे फाइंड द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बतानी है विद स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम। कितना इजी क्वेश्चन है यार, विद स्ट्रीम रिलेटिव स्पीड और अगेंस्ट द स्ट्रीम। एक बात मुझे बताओ, यहां पर हमने अभी देखा है कि विद स्ट्रीम रिलेटिव स्पीड ही तो थी ये मेरी, है ना, ये गाइज मेरी रिलेटिव स्पीड ही तो है बोट एंड स्ट्रीम के केस के अंदर। ओके, तो विद स्ट्रीम मेरी डाउन स्ट्रीम हो रही थी, अगेंस्ट द स्ट्रीम मेरी अपस्ट्रीम हो रही थी। ओके, बस हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम डायरेक्ट नहीं दे रखा है यहाँ पे, हमसे सिर्फ बोल कि भाई रिलेटिव स्पीड बतानी है विद स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो विद स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम हो जाएगी गाइज, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं हम, बोट की स्पीड प्लस में स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 7 + 3, तो 10 किलोमीटर पर आवर मेरी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी और 7 - 3 4 किलोमीटर पर आवर मेरी अपस्ट्रीम हो जाएगी। ये था मेरा बेसिक। क्लियर है गाइज? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। In a river, the relative speed in the direction of the current and in the opposite direction is 15 km per hour and 5 km per hour. Then find the speed of the boat in the still water. ये ले लेते हैं कलर। मुझसे बोला गया कि भाई रिवर के अंदर जो रिलेटिव स्पीड है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन इज 15 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनडायरेक्टली हमें बोल रखा है कि जो आपकी डाउन स्ट्रीम आपकी 15 किलोमीटर पर आवर है और अपस्ट्रीम गाइज आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे यहाँ पे बोट और स्टिल वाटर की स्पीड बतानी है ना, सॉरी बोट की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब बोट की स्पीड बतानी है मुझे स्टिल वाटर के अंदर। कितना इजी क्वेश्चन है ना, आपको सीधा सीधा बोट की स्पीड बतानी है। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया था डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ये मेरी बोट की स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम कितनी है दोस्तों 15, अपस्ट्रीम कितनी है 5 डिवाइड बाय 2, दिस इज 20/2,
10 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी बोट की स्पीड आ गई, सिंपल। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बेसिक, अगर किसी को सर दिक्कत कि सर इतना मेरे को याद नहीं हो रहा कि बोट की स्पीड के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चीज़ समझो, आपको पता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम कितनी, क्या डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बी प्लस एस। ओके, अप स्ट्रीम क्या होती है आप लोगों की, बी माइनस एस। यही तो होता है ना, यही तो होता है आप लोगों का। तो डाउन स्ट्रीम मुझे कितनी दे रखी है, 15। अप स्ट्रीम मुझे कितना दे रखा है, एक सेकेंड, यहीं लिख दूं ना, ऊपर ही लिख देते हूं मैं, ताकि नीचे में सीधा सीधा अपना क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं। डाउन स्ट्रीम कितना है मेरे पास 15, अप स्ट्रीम मेरे पास कितना है 5। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं दोस्तों, है ना, ऐड कर देता हूं। तो 15 और 5 को ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने इनको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया मैंने। 15 और 5 को ऐड करूंगा, मेरे पास 20 आ जाएगा। इज इक्वल टू एस से एस कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 बी आ गया। तो यहां से मेरा बी आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इक्वेशन बना के सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। 15 इज इक्वल्स टू बी प्लस एस है, 5 इज इक्वल्स टू बी माइनस एस है आपका। और ये इक्वेशन तो सोल्व करना आप लोगों ने बचपन से सीखा ही है कि 20 इज इक्वल्स टू 2 बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्टीम इन स्टिल वाटर आर 7 किलोमीटर पर एंड 3 किलोमीटर पर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन द रिवर एंड कम बैक। ओके, क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। मुझसे बोला क्या गया है कि एक रिवर है, ठीक है, एक बोट है यहां पर। तो बोट पहले रिवर की स्पीड फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ही है, और बोट की स्पीड भी यही है। तो बोट पहले जाती है और फिर वापस आती है घूम के। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को, पहले बोट जाती है फिर वापस आती है। तो हमसे बोल रखा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्टीम इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर को रिवर को जाने में और वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बोट की स्पीड मुझे दे रखी है यहाँ पे 7 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड है मेरे पास यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे मुझे पूरे इसका डिस्टेंस दे रखा है 25 किलोमीटर का। पूरा डिस्टेंस मुझे 25 किलोमीटर का दे रखा है। तो मुझे यही बताना है कि भाई इसको पूरा बोट को यहां से यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बात मुझे बताओ, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस वो पहले जाएगी, है ना, पहले 25 किलोमीटर के तक तो वो जाएगी। जब वो जाएगी गाइज 25 किलोमीटर जब वो जाती है, तो आपको पता है वो 7 प्लस 3 की स्पीड से जाएगी, बिकॉज डाउन स्ट्रीम है, रिवर की स्पीड रिवर के डायरेक्शन में जा रही है, तो 7 प्लस 3 से जाएगी। प्लस जब वो आएगी 25 किलोमीटर आएगी, तो यहां से वो जब अप स्ट्रीम, देखो बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड यहां पर है, बट बोट यहां से आएगी तो यानी कि अप स्ट्रीम हो गई इनकी, तो यहां पे बोट की स्ट्रीम में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, मैंने आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों करा, मतलब 25/7 प्लस 3, तो ये बड़ी बेसिक सी बात है बच्चे। हमसे टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम। तो अभी मेरा डिस्टेंस होगी अपॉन में स्पीड होगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है? यहाँ पर और यहाँ पर उसको कितना टाइम लगा यही तो मुझे यहाँ पर बताना है। सो 25/10, ये मेरा दूसरा कलर लेते हैं यार, ये मेरा 10 है, 25/10 हो गया, और ये मेरे पास 4 हो गया। ओके, सीधा मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 2.5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 4 6 24 हो जाएगा 0.25। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 628.75 आर। इतना टाइम मुझे यहाँ पर लगेगा। ओके, बाकी मिनट मिनट के अंदर आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर? 8.75 आर यहाँ पे इसको टोटल टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। A boat takes 10 hours to cover 30 kilometer upstream and 44 hours downstream. If the boat takes 13 hours to cover 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream at the same speed, then find the speed of boat. देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चों को ना मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को क्वेश्चन कि सर इतनी लंबी लंबी इक्वेशन बनती है, इसके अंदर करे कैसे। देखो कितनी जल्दी करोगे आप लोग।
30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। आप लोगों को पता है अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड मेरी माइनस होती है, मैं सीधा सीधा यू लिख दे रहा हूं। ओके, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो सीधा सीधा मैं डी लिख दे रहा हूं। यहां पर कितना टाइम लगता है इसको, 10 आवर का टाइम लगता है। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए, 40 किलोमीटर गाइज वो अगर अपस्ट्रीम जाए प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए, तो यहां पर उसको 13 आवर का टाइम लगता है। मुझे यहां पर बताना क्या है, मुझे यहां पर किसकी वैल्यू बतानी, बोट की स्पीड मुझे यहां पर निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है मुझे। और आपको पता बोट की स्पीड कैसे निकाल सकता हूं गाइज में, डी प्लस यू अपॉन 2, है ना। ठीक है, बोट की स्पीड में ऐसी तो निकालता हूं डी प्लस यू अपॉन 2, ऐसे निकालते हैं हम अपनी बोट की स्पीड। ओके, तो अब देखो मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है इसको, है ना। मुझे डी और यू की वैल्यू निकालते हैं, मैं अपनी बी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। अब देखो किस तरीके से करूंगा मैं। आप लोग एक चीज यहां पे देखो, आप लोग कोई भी नंबर यहां से कैंसिल कर सकते हो ना। मैं फिलहाल ये कैंसिल कर रहा हूं, आप लोग इन दोनों नंबर को भी कैंसिल कर सकते हो, बट जनरली बच्चों को ये मुश्किल लगेगा तो मैं ये कैंसिल करके दिखा रहा हूं। आप लोग इसको ब्रेक करोगे ना, आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा सर 11 इंटू 4 है, यहाँ पर मेरा 11 इंटू 5 है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको 5 दे दूं और इसको मैं 4 दे दूं, ये दोनों नंबर मेरे एक जैसे लग जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, इनको कैंसिल कर पाऊंगा सीधे सीधे गाइस कैंसिल कर पाऊंगा मैं इनको। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं 5 दे देता हूं, इसको मैंने यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है। अब जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 4 लग जाएगा, यहाँ पे मैंने 5 से हो गया। ठीक है, जिस मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया था ताकि आप लोग समझ आ जाए। ओके, तो यहाँ तो देखो मेरा सीधा सीधा कैंसिल हो गया, मैंने सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास आ जाएगा 5 3 15 और 4 4 16, ये मेरे पास 160 आ गया। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास 50 आ जाएगा और यहाँ पे 13 चौके 52 52 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 160 में से अगर मैं 150 माइनस करूंगा तो मेरे पास -10 अपॉन यू आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर मेरे पास -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10। तो यू आ गया गाइज मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर, यू आ गया है मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो यू की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, अब देखो यहाँ पे ना आप लोगों को इक्वेशन अलग से स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई अब आप लोग यहाँ से कि लगा अब ये पूरा लिखोगे अगेन फिर यहाँ पे यू की वैल्यू लगाओगे जैसे स्कूल टाइम पे करते हो, इतना टाइम थोड़ी ना होता है, यहीं पे सब कुछ करना है आप लोगों को। ओके, सो यू की वैल्यू मेरी 5 आ गई है, 5 पुट करोगे यहाँ पे, 5 सीधा 30, 6 वहां पे लेके जाओगे, -6 करोगे, ये मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से कैंसिल करोगे, सो डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 11। ओके ना, डी की वैल्यू गाइस कितनी आ गई मेरे पास 11 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे यहाँ पे बोट की स्पीड बतानी है, कितनी हो जाएगी बोट की स्पीड, डी प्लस यू यानी कि 11 + 5 अपॉन 2, ये मेरी बोट की स्पीड है। सो 11 + 5 आपका कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर आपसे यहाँ पे वो पूछा जाता कि बच्चों स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या निकाल नहीं सकते थे, आराम से निकाल सकते थे, डी में से यू माइनस कर दो, डी में से यू माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, स्ट्रीम की स्पीड निकाल दोगे। कैसे करोगे भाई, 11 - 5 6 अपॉन 2, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज भी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ने सीधा निकाल दिया, सीधा यहाँ पे आपको पता है बोट की स्पीड निकालनी है, सीधा इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 16 का आधा 8 किलोमीटर पर आवर, सीधा लगा दो, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना, मतलब बहुत टाइम बचा सकते हो आप लोग, ये मैंने आप लोगों को सिखाया यहाँ पर। ठीक है, और दैट्स इट गाइज, ये अपना वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था एंड वाला, जो कि हमने बेस्ट तरीके से सीख लिया है। ओके, बाकी शुक्रिया अगर आप लोग यहाँ तक देखे हो, आप लोगों ने काफ़ी बच्चों को लीड दे दी है। ठीक है, बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। ओके, लाइक वगैरह करिएगा लेक्चर को। ओके, बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना ही है आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल का आज मैंने आप लोगों को नहीं बताया, थोड़ा थका हुआ हूँ। टेलीग्राम चैनल गाइज अपना क्वांट LIDI की महफिल, चलो मैंने लिख दिया, वैसे मैंने बताई अपना लाइव ले ही रखा है, एक सेकेंड, ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल क्वांट LIDI की महफिल। 600 हमारे मेंबर्स होने वाले हैं, टेलीग्राम मेंबर्स, टेलीग्राम फैमिली हमारी 600 की कंप्लीट होने वाली है।
अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को प्रॉपर अपने लेक्चर्स वगैरह की अपडेट देता रहता हूँ कि भाई मेरा लेक्चर अब आने वाला है, अब ये अब आने वाला है। ओके, पीडीएफ्स वगैरह लेक्चर की सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। क्लियर है? क्विज़ वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहते हैं। मोटिवेट भी मैं आप लोगों को करता रहता हूँ, थोड़ी शायरी वायरी सुना के। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।